देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे सॉलिड स्टेट के आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी एंड वॉइड फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? एक यूनिट सेल में जितने भी इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम हैं, वो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम उस एक यूनिट सेल का कितना फ्रैक्शन वॉल्यूम क्या कर लेंगे, एक्यूपाई कर लेंगे, वो कहलाता है पैकिंग फ्रैक्शन। जैसे तो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल एक्यूपाई बाई एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल। तो यूनिट सेल में जितने भी एटम प्रेजेंट हैं, वो एटम कितना फ्रैक्शन वॉल्यूम उस यूनिट सेल का एक्यूपाई कर लेंगे, वो कहलाता है पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या हुआ? रेशो हुआ वॉल्यूम का, किसका? जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम है यूनिट सेल में, उन एटमों का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। एटमों का जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम है, उनका जो वॉल्यूम निकलेगा वो कैसा आएंगे? नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम तो हो जाएंगे Z, और एक एटम का वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। और यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होगा? ए क्यूब, क्योंकि यूनिट सेल हम लेके चल रहे हैं क्यूब, और क्यूब में तीनों साइड एज लेंथ क्या होती है? इक्वल, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ए क्यूब। देखिए हर एक एटम को हम क्या मान के चलेंगे? स्फीयर, और वो स्फीयर भी क्या होंगे? सब सेम साइज के होंगे, यानी कि सेम रेडियस के होंगे। तो हर एक एटम का जो वॉल्यूम हो जाएगा वो कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, तो पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला हो गया Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू ए क्यूब, मतलब वॉल्यूम ऑफ एटम या वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव एटम इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव एटम कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम इंटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम। तो देखिए पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला आपके पास आ चुका है, Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब, जहां पे आर क्या है? रेडियस ऑफ एटम, और ए क्या है? एज लेंथ ऑफ क्यूब। अगर हमें परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है तो वो क्या होगा? पैकिंग फ्रैक्शन को 100 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगी पैकिंग एफिशिएंसी की परसेंटेज। और अगर हमें परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस निकालना है, या बोल सकते हैं इसे फ्री स्पेस, या कह सकते हैं वॉइड, तो वो क्या होगा? 100 में से माइनस कर देंगे परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी, तो क्या आ जाएगी? वो वॉइड, या कह सकते हैं फ्री स्पेस या एम्प्टी स्पेस की परसेंटेज आ जाएगी। तो देखिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल की, या कह सकते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि पीसी या एससी, तो इसका लिए एटॉमिक नंबर कितना होता है? इफेक्टिव इसके लिए अगर हम बात करें इफेक्टिव नंबर की, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एक पीसी यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? 1, क्योंकि इसमें जो एटम है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं? कॉर्नर्स पे, और कॉर्नर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/8। तो कितना आ गया? Z1। और अगर हम बात करें प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में, तो इसमें कॉर्नर्स एटम एक दूसरे को टच करते हैं, जिससे एक रिलेशन आता है A=2R, या कह सकते हैं R=A/2। बस तो यूज करिए। तो पैकिंग एफिशिएंसी अगर हम निकालें PCSC में, तो वो कितना होगा? Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। यहाँ पे ए की जगह हम यूज कर सकते हैं 2R, और Z कितना हो जाएगा? 1। तो ये सोल्व होकर आएगा पाई/6। आप पाई की फॉर्म में भी ध्यान रखेंगे, पाई/6, पाई की वैल्यू आप यूज कर लें 3.14, तो ये कैलकुलेट होकर आ जाएगा 0.524। या अगर हम बात करें परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी की, तो वो कितना हो जाएगा? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 52.4%। और अगर परसेंटेज देखें एम्प्टी स्पेस की या फ्री स्पेस की, या बोल सकते हैं वॉइड, तो वो क्या होगा? 100 में से माइनस कर देंगे पैकिंग एफिशिएंसी, तो ये कितना आ जाएगा? 47.6%। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, तो बॉडी सेंटर्ड में अगर हम बात करें तो Z कितना होता है? 2, या कह सकते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम किसमें? बीसीसी में, वो कितने होते हैं? 2। और बीसीसी में अगर हम बात करें तो जो बॉडी सेंटर एटम है वो कॉर्नर्स एटम को क्या करता है? टच। तो देखिए अगर हम बात करें बीसीसी में, कॉर्नर्स एटम तो एक दूसरे को टच नहीं करते, मगर हर एक कॉर्नर्स एटम क्या करता है? बॉडी सेंटर एटम को टच करता है, जिसकी वजह से एक रिलेशन आता है कि जो बॉडी डायगोनल है A√3, वो इक्वल हो जाता है किसके? 4R के, या कह सकते हैं R इक्वल हो जाएगा A√3/4। बस यूज करिए। तो पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूले में से आप यूज कर लेंगे। Z कितना हो जाएगा बीसीसी के लिए? 2, और R कितना हो जाएगा? A√3/4। ठीक है, यहां से सोल्व करिए, या तो आप A को चेंज कर लो R में, या फिर R को चेंज कर लो A की फॉर्म में। तो यहां से आता है √3π/8। इस फॉर्म में भी आपको याद रखना है ये। और इसकी अगर इसको सोल्व करेंगे, पाई की वैल्यू 3.14 रख के, तो ये आएगा 0.68, और परसेंटेज में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? तो पैकिंग फ्रैक्शन आ गया 0.68, और पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 68%। और वॉइड की बात करेंगे तो परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस या वॉइड, वो कितना होगा? 100 - 68, तो कितना आ जाएगा? वो 32%। क्लियर?
बिल्कुल सेम इसी तरह देखेंगे एफसीसी यूनिट सेल में, मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड के लिए अगर हम बात करें तो इफेक्टिव नंबर कितना होता है 4। और यहाँ पे फेस सेंटर्ड में क्या होता है, इसमें भी कॉर्नर एटम एक दूसरे को टच नहीं करते, मगर जो कॉर्नर एटम है वो फेस सेंटर एटम को टच करते हैं, जिससे एक फेस डायगोनल a√2 इक्वल हो जाता है किसके 4r के। तो यहाँ पे एक रिलेशन आता है r इजिकल टू a/2√2, या कह सकते हैं a√2 इजिकल टू 4r। तो बस पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूले में पुट करिए तो z कितना हो जाएगा 4, और r की जगह हम यूज कर सकते हैं a/2√2। क्लियर। तो इसे सोल्व करेंगे तो आता है √2 पाई/3, और यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा 0.74। तो पैकिंग एफिशिएंसी की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा 74%, और वॉइड कितना हो जाएगा, वॉइड या एम्प्टी स्पेस वो कितना हो जाएगा, 100 में से माइनस कर देंगे 74 को तो कितना आ जाएगा 26%। तो अगर हम देखें तो जो पैकिंग एफिशिएंसी है सबसे ज्यादा किस में मिल रही है, एफसीसी में कितना 74%, और उसके बाद बीसीसी में कितना 68%, और सबसे लास्ट हम देखें तो सिंपल क्यूबिक या कह सकते हैं प्रिमिटिव क्यूबिक कितना 52.4%। ये क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी। क्लियर, या पैकिंग फ्रैक्शन। नेक्स्ट, अब बात करें क्रिस्टल की डेंसिटी। किसी भी सॉलिड की या कह सकते हैं क्रिस्टल की हम डेंसिटी बात करें तो डेंसिटी कैसे निकलेंगे। तो देखिए, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल या कह सकते हैं यूनिट सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये आपको यूज करना है। डेंसिटी पे अक्सर क्वेश्चन इस चैप्टर से आते रहते हैं। एक मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट है या टॉपिक है जहां से सॉलिड स्टेट में क्वेश्चन आते हैं, कौन सा, डेंसिटी। तो इसलिए मैंने लिख दिया इस पे वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेंसिटी, अगर हम किसी भी क्रिस्टल की डेंसिटी निकालेंगे या किसी भी यूनिट सेल की डेंसिटी निकालेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, डेंसिटी डी इज इक्वल टू होगा Z/m/Na/A³। जहां पे Z क्या है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, M क्या है, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, जिस भी सब्सटेंस से वो सॉलिड बना है, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, और Na हो गया एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू सभी को मालूम है 6.022 इंटू 10⁻23, और A क्या है, एज लेंथ, तो A³ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब या वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो देखिए, तो अगर हम बात करें ये फॉर्मूला तो हमें याद रखना ही है। ये फॉर्मूला कैसे आता है, थोड़ा सा इसकी बेसिक बात जान लेनी चाहिए, ठीक है। हर एक कोई भी फॉर्मूला आप याद करेंगे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, पहले तो कोशिश करिए कि कम से कम फॉर्मूले आप याद रखें, और जो भी बेसिक फॉर्मूला उसकी बेसिक बात जरूर पता होनी चाहिए कि वो फॉर्मूला कैसे डेराइव हुआ है। चलिए, तो डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक। तो डेंसिटी होगी मास अपॉन वॉल्यूम। अब हमें किसी यूनिट सेल की क्या निकालनी है, डेंसिटी। तो यूनिट सेल में जितने भी एटम प्रेजेंट है उनका मास, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो मास ऑफ इफेक्टिव एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब इफेक्टिव एटमों का मास कैसे निकलेगा, तो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे मास ऑफ वन एटम, और डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। चलिए, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम Z, वो तो आ जाएगा Z। अब एक एटम का मास कैसे निकलेगा, एटॉमिक मास कैसा आएगा, तो एक मास ऑफ वन एटम कैसा आएगा। तो देखिए, M क्या होता है, मोलर मास। मोलर मास का मतलब होता है एक मोल का मास, एक मोल का मास, और एक मोल में कितने एटम होते हैं, Na, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल। तो एवोगैड्रो नंबर यानी कि Na एटमों का मास तो कितना है, M। तो एक एटम का मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ वन एटम, तो क्या हो जाएगा, मोलर मास को डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से, तो ये आएगा एक एटम का मास। तो बस अब हमारे पास क्या जाएंगे, टोटल मास आ जाएगा इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम का, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो देखिए, Z तो हो गया नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, और M/Na क्या हो गया, एक एटम का मास, और अपॉन क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यहीं से हम इसे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर। तो देखिए, तो समझ गए फॉर्मूला कैसे डेराइव हुआ है। तो D इज इक्वल टू हो जाएगा Z इंटू M, अपॉन में क्या हो जाएगा, Na इंटू A³, जहां पे D क्या है, डेंसिटी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, Z क्या है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, सिंपल के लिए, प्रिमिटिव के लिए कितना होगा 1, BCC के लिए होगा 2, और FCC के लिए कितना होगा 4, ठीक। अगर आप भूल भी जाएं तो आप याद रख सकते हैं, S मतलब सिंगल यानी कि 1, B मतलब बाई मतलब 2, और F मतलब 4 यानी कि 4। तो अगर कोई भी एटॉमिक सॉलिड है तो उसके लिए Z की वैल्यू आपको पहले से पता चल चुकी है कि सिंपल के लिए 1 होता है, BCC के लिए 2 होता है, FCC के लिए 4 होता है। मगर कोई भी आयनिक कंपाउंड हो, आयनिक कंपाउंड का क्रिस्टल हो, तो उसके लिए अगर आपको दे रखा CH_Cl टाइप कंपाउंड, कोई भी CH_Cl आयनिक कंपाउंड है तो उसके लिए Z की वैल्यू 1 होगी, और CH_Cl के अलावा जितने भी मोस्टली टाइप होंगे उनमें जनरली Z की वैल्यू क्या आएगी, 4। वैसे हम ये पढ़ेंगे आयनिक कंपाउंड जस्ट अभी शायद नेक्स्ट लेक्चर में या इस लेक्चर में पढ़ सकते हैं अगर समय मिला तो।
तो आपको ध्यान रखना है कि CH टाइप की स्ट्रक्चर है तो Z1 आएगा, और बाकी कोई भी अगर बाकी और कोई भी आयनिक कंपाउंड की बात करें तो जनरली आपको Z उसका देखने को कितना मिलेगा 4। चलिए खैर, ऐसा नहीं कि सभी का 4 मिले, मोस्टली मैं बता रहा हूं, मोस्टली अधिकतर जनरली क्या होता है 4। चलिए, जहां पे ए क्या है, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, और किस में लेंगे, सेंटीमीटर में। ये आपको कन्वर्ट करना आता ही होगा, मैं पहले भी कई लेक्चर में बता चुका हूं कि 1 पिकोमीटर इक्वल होता है 10 की पावर -12 मीटर, मगर हमें जरूरत पड़ेगी जनरली सेंटीमीटर में, तो कितना होगा, 1 पिकोमीटर होता है 10 की पावर -10 सेंटीमीटर, या 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल होता है 10 की पावर -10 मीटर, या सेंटीमीटर में बात करेंगे तो 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। क्लियर। अब नेक्स्ट बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, किसी भी क्रिस्टल के अंदर किसी भी एटम को कितने फर्स्ट नियरेस्ट एटम टच कर रहे हैं वो कहलाते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो किसी भी एटम को कितने फर्स्ट नियरेस्ट एटम क्या करेंगे, टच करेंगे, वही क्या कहलाएगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ एन एटम इन यूनिट सेल, ये कह सकते हैं क्रिस्टल लैटिस, और ये कह सकते हैं नंबर ऑफ फर्स्ट नेबर। ठीक, ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ कि नंबर ऑफ फर्स्ट नेबर एटम, ये कह सकते हैं किसी भी एटम को वो फर्स्ट नियरेस्ट एटम जो क्या करे उसको टच करे, क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो डायमेंशंस पे डिपेंड करता है कि 1 डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए, या 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए, या 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर बताइएगा। जैसे हम बात करें, कुछ एटम अरेंज है एक रो में, सिंपल एक रो बना रहे हैं, तो इसमें अगर मैं मान लीजिए इस स्टार वाले एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर देखूं 1 डायमेंशनल, तो क्या होगा, इस एटम को 2 एटम टच कर रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक, और ये एक ही डायरेक्शन में है, तो ये कहलाएगा इस एटम की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है 1 डायमेंशनल, वो कितनी होगी 2। या कह सकते हैं इस एटम के कितने नेबर एटम है 2, या कह सकते हैं इस एटम को कितने नियरेस्ट फर्स्ट एटम टच कर रहे हैं, कितने हैं 2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इन 1 डायमेंशन इस केस में कितना हो गया 2। तो ये आपको डायमेंशन देगा कि 1 डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर बतानी है कि 2 डायमेंशनल बतानी है कि 3 डायमेंशनल बतानी है, वो आपको मेंशन करेगा। और अगर मेंशन नहीं कर रखी तो आपको हमेशा क्या लेके चलना है, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर बतानी है। ठीक, अगर आपको मेंशन कर रखी तो उसी के अकॉर्डिंग बतानी है, और अगर कोई भी डायमेंशनल मेंशन नहीं कर रखी कि 1 डायमेंशनल है कि 2 डायमेंशनल के 3 डायमेंशनल, तो आपको हमेशा क्या करना है, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर बतानी है। जैसे बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, वो कितनी होती है 6। और अगर 6 किस एटम की होगी, सभी एटम की, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एवरी एटम। तो अगर हम बात करें SC में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, तो हर एक एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आती है 6। और ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है कैसी है, 3 डायमेंशनल। ठीक है, जब कोई डायमेंशनल नहीं दे रखी तो हम किसकी बात करेंगे, 3 डायमेंशनल की। ऐसे अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर इन BCC यूनिट सेल, तो BCC यूनिट सेल में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना होता है 8। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें FCC यूनिट सेल में, तो हर एक एटम की वो कितनी होती है 12। कैसे होती है थोड़ा सा समझ लें, आपको समझ में आता है तो ठीक, नहीं तो इनको आपको याद रखना है कि SC में कितनी होती है 6, BCC में कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है 8, और FCC में कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है 12, किसमें 3 डायमेंशनल। नेक्स्ट समझिए जरा थोड़ा सा कैसे होती है ये। अगर हम बात करें यहां देखिए, ये मेरे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, कह सकते हैं प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल है, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है 3 डायमेंशनल 6। कैसे समझो, ये प्रिमिटिव क्या बनता है, जब क्यूब के हर एक कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट हो, ठीक, केवल कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट हो, तो उसे क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। तो देखिए ये जो कॉर्नर्स एटम है, मैंने आपको बताया था कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कॉर्नर्स एटम आपस में एक दूसरे को टच करते हैं। तो यहाँ जो कॉर्नर्स एटम है एक्चुअल में इनकी जो रियल स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से होगी, ये जो ग्रीन कलर में मैंने दिखा रखा है। तो ये दोनों कॉर्नर्स एटम एक दूसरे को टच करेंगे, तो इस एटम को ये एक एटम टच करेगा जो इससे कितने डिस्टेंस पे, एज लेंथ डिस्टेंस पे, यानी कि ए डिस्टेंस पे। अगर ये टच करेगा तो ये कॉर्नर्स एटम भी टच करेगा और ये कॉर्नर्स एटम भी टच करेगा। अब देखो, अगर इसको ये लेफ्ट साइड में एक कॉर्नर्स एटम टच करता है तो एक राइट साइड में ए डिस्टेंस पे एक और एटम होगा दूसरे क्यूब का जो इसको टच करेगा। ऐसे अगर इसको एक एटम डाउन में ये एटम टच करता है तो एक अप में भी टच करेगा। ऐसे अगर एक कोई फ्रंट में टच करता है तो एक इसके बैक में भी टच करेगा। तो इस एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं 3 डायमेंशनली, 6 एटम टच कर रहे हैं। देखिए ये लेफ्ट तो एक राइट भी करेगा, एक फ्रंट तो एक बैक भी करेगा, और एक डाउन तो एक अप भी करेगा। तो टोटल अगर हम बात करें तो इस कॉर्नर एटम को 6 एटम टच करेंगे, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है इसका 6 आ रहा है। ठीक,
तो ये तो 3 डायमेंशनल हो गई। अगर वो बात करें इस कॉर्नर एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे 2 डायमेंशनल, तो कोई सी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आप लीजिए, तो लेफ्ट राइट या फ्रंट और बैक या डाउन और अप, तो कोई से 2 एटम टच करेंगे कोई सी एक डायरेक्शन में। तो अगर 1 डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेगा तो 2, और अगर 2 डायमेंशनल पूछेगा तो लेफ्ट राइट अप डाउन, तो कितने हो जाएंगे 4, और 3 डायमेंशनल पूछ रहा है तो कितने हो गए 6। चलिए बात करें बीसीसी में। बीसीसी कब बनता है कि जब कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल कहाँ होते हैं, ईच कॉर्नर्स ऑफ क्यूब एंड बॉडी सेंटर्ड। तो देखिए अगर हम बात करें तो इसमें भी कॉर्नर एटम आपस में एक दूसरे को टच नहीं करते, मगर हर एक कॉर्नर एटम बॉडी सेंटर एटम को क्या करता है, टच। तो ये जो बॉडी सेंटर एटम है इसको ये 8 कॉर्नर एटम्स क्या करेंगे, टच करेंगे। तो इसके लिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8। देखिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर इस बॉडी सेंटर एटम का होगा उतना ही इस कॉर्नर एटम का भी होगा, मगर इस कॉर्नर एटम की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो इस स्ट्रक्चर में, इस डायग्राम में बिल्कुल साफ नहीं दिखाई दे रही, मगर जो बॉडी सेंटर एटम का बॉडी सेंटर्ड एटम है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर साफ साफ हमको दिखाई दे रही है, कितनी, 8। क्योंकि हर एक कॉर्नर एटम क्या करेगा, इस बॉडी सेंटर्ड को टच करेगा, और बॉडी कॉर्नर एटम कितने होंगे, 8। तो इसलिए क्या होंगे, इस बॉडी सेंटर्ड को 8 के 8 कॉर्नर एटम क्या करेंगे, टच, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8। तो हम क्या करेंगे, केवल उस एटम को देखेंगे जिस एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना आसान है, और वहीं से आपको उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लेंगे। जो कोऑर्डिनेशन नंबर उसकी आएगी बाकी और एटमों की भी कोऑर्डिनेशन नंबर उसमें वही रहेगी। तो बीसीसी में 2 टाइप की पोजीशन होती है एटम्स की, एक कॉर्नर्स पर एक बॉडी सेंटर्ड पे, मगर दोनों की कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगी, चाहे वो बॉडी सेंटर्ड पर रखा हो चाहे वो कॉर्नर्स पर रखा हो। मगर इसको निकालना आसान तरीके से किसका है, अगर आप बॉडी सेंटर्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो वो निकालना बहुत आसान है, वो इजिली आपको क्या हो रहा है यहाँ पे विजिबल हो जाएगा, दिखाई दे जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बात करें एफसीसी की। अगर हम एफसीसी की बात करें तो देखिए ये 2 यूनिट सेल हैं। हमने देखा है कि जो एफसीसी में क्या होगा, जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हैं वो ईच कॉर्नर्स पे होंगे और हर एक फेस सेंटर्ड पे होंगे। तो अगर इस फेस की बात करें, जो फेस इन दोनों क्यूब को ज्वाइन कर रही है, तो इसका जो फेस सेंटर एटम है वो चारों कॉर्नर्स एटम को टच करता है। देखिए एफसीसी में क्या होते हैं, कॉर्नर्स एटम आपस में टच नहीं करते, मगर फेस सेंटर एटम कॉर्नर्स एटम को क्या करता है, टच। चलिए तो अगर हम देखें ये पूरा फेस डायगोनल कितना होगा, a√2। अगर इसका आधा डायगोनल की बात करें तो आधे डायगोनल की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, a/√2, यानी कि a√2 का क्या हो जाएगा, हाफ, तो ये हो जाएगा a/√2। और जो डिस्टेंस a/√2 इस फेस सेंटर से कॉर्नर्स की होगी उतनी ही डिस्टेंस इस फेस से दूसरे फेस की होगी। मैंने आपको बताया था 2 एडजेक्शन फेस के सेंटर एटम के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी होती है, a/√2। तो ये बराबर डिस्टेंस है, इस फेस सेंटर एटम से जितनी डिस्टेंस पे ये कॉर्नर्स है उतनी डिस्टेंस पे ये फेस सेंटर एटम भी है। तो अगर आप बात करें तो इस फेस सेंटर एटम को 4 तो ये कॉर्नर्स एटम टच करेंगे, और 4 ही इधर की फेस, एक छत एक ग्राउंड, एक फ्रंट होगा ये और एक उसका बैक। तो 4 फेस सेंटर एटम इसको टच करेंगे, और 4 ही इधर, एक छत एक ग्राउंड, एक ये फ्रंट फेस और एक बैक फेस। तो 4 इधर से और 4 इधर से, 4 इस क्यूब की फेस सेंटर्ड और 4 इस क्यूब की फेस सेंटर्ड, और 4 ये कॉर्नर एटम इस सेंटर्ड इस फेस सेंटर एटम को क्या करेंगे, टच। तो इस एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आएगी, 12। तो इस ऐसे ही अगर हम निकालेंगे तो सभी एटमों की कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें कितनी आएगी, 12। मगर हम केवल उसी एटम को कंसीडर करेंगे जिसका कोऑर्डिनेशन निकालना आसान है, या कह सकते हैं डायग्राम में साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है। क्लियर, तो समझ में आ गया। ये जो कॉमन फेस सेंटर्ड है ये चारों कॉर्नर एटम को टच करेगा, और 4 इस वाली एडजेक्शन साइड के सेंटर एडजेक्शन जो कह सकते हैं फेस सेंटर्ड होंगे एटम 4, और 4 इधर फेस सेंटर एटम होंगे, उन चारों को ये टच करेगा। तो 4 इधर से 4 इधर से और 4 एक कॉर्नर एटम, टोटल कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 12। समझ में आ गया है तो ठीक है, और नहीं समझ में आया है तो आप क्या कर लेंगे, इनको याद रख लेंगे। तो अभी तक हमने जो सॉलिड स्टेट में पढ़ा है मोस्टली वो आप देख लें। तो क्यूबिक सिस्टम हमने पढ़ा है, क्यूबिक सिस्टम में हमने क्या है, कुछ प्रॉपर्टी देखिए। अगर बात करें नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, ये कह सकते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, ये ऐसे बोल सकते हैं रैंक। तो सिंपल में या पीसी में प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में कितनी रैंक आई थी, Z आया था 1, क्योंकि इसमें जो एटम है वो सिर्फ कहाँ थे, कॉर्नर्स पर। ठीक, चलिए अगर हम बात करें बीसीसी में तो बीसीसी में कितना आया था, 2। और अगर एफसीसी में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम देखें तो कितना आया था, 4। अगर आप भूल जाते हैं, याद नहीं आता, तो आप ध्यान रख सकते हैं जैसे एससी सिंपल, तो एस का मतलब है सिंगल, यानी कि Z कितना है 1। बीसीसी यानी कि बी मतलब बाई, और बाई का मतलब है 2। और एफसीसी यानी कि एफ मतलब 4, और 4 का मतलब है Z कितना हो जाएगा, 4। चलिए दूसरा,
एक रिलेशन निकाला था एटॉमिक रेडियस r और एज लेंथ a के बीच में रिलेशन निकाला था। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या था कि जो कॉर्नर्स एटम है वो एक दूसरे को टच कर रहे थे, जिससे एक रिलेशन आया था a इजिकल टू 2r, या कह सकते हैं r इजिकल टू कितना हो जाएगा a/2। बीसीसी में क्या था कि जो कॉर्नर्स एटम थे वो बॉडी सेंट एटम को टच कर रहे थे, जिससे क्यूब डायगोनल, ये कह सकते हैं बॉडी डायगोनल a√3 इक्वल हो गया था 4r के। तो यहां से एक रिलेशन आ गया था a√3 इक्वल टू होगा 4r, या कह सकते हैं r इक्वल होगा a√3/4। एफसीसी में क्या था कि जो कॉर्नर्स एटम है वो फेस सेंट एटम को टच कर रहे थे, जिससे जो फेस डायगोनल था a√2 वो इक्वल हो गया था किसके, 4r के। तो यहां से एक रिलेशन आ गया a√2 इक्वल टू 4r, या r इक्वल टू कह सकते हैं a/2√2। दूसरा पैकिंग एफिशिएंसी देखें तो अगर हम बात करें सिंपल में वो कितना आया था π/6, इसे सोल्व करेंगे तो 0.524, या परसेंटेज में निकालेंगे तो 52.4%, और वॉइड की बात करेंगे तो 100 में से माइनस कर देंगे, कितना आएगा 47.6%। बीसीसी में देखें तो ये कितना आया था √3π/8, और इसे सोल्व किया था तो कितना 0.68, या कह सकते हैं परसेंटेज में देखेंगे तो 68% वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एक्यूपाई हो जाएगा, और 32% क्या हो जाएगा, वॉइड या एम्प्टी स्पेस। और एफसीसी में अगर हम बात करें तो ये कितना था √2π/3, और इसे सोल्व करेंगे तो आता है 0.74, या 74%, और जो वॉइड है वो कितना रह जाएगा 26%। तो मैक्सिमम पैकिंग आ रही थी इसमें कितनी, 74, किसमें, एफसीसी में। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर, तो सिंपल में कितना आ रहा था 6, बीसीसी में कितना आ रहा था 8, और एफसीसी में कितना आ रहा था 12। तो यहां एफसीसी में पैकिंग भी मैक्सिमम होती है 74%, और कोऑर्डिनेशन नंबर भी मैक्सिमम होता है कितना, 12। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर रिलेशन आप भूल जाते हैं तो बी का मतलब बॉडी डायगोनल, और बॉडी डायगोनल की लेंथ a√3 इक्वल हो गई थी 4r। ऐसे यहाँ पे एफ मतलब फेस डायगोनल, और फेस डायगोनल कितना होता है a√2, फेस डायगोनल की जो लेंथ है वो कितनी होती है a√2, तो वो इक्वल होता है 4r। तो ऐसे इस तरीके से आप थोड़ा सा हिंट लेके रिलेशन याद कर सकते हैं। चलिए अब हम देखेंगे क्रिस्टल के अंदर 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो अगर हम बात करें कोर्स में ये 4 तरह की 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है। आपको वैसे मोस्टली इनमें से 2 ही याद रखनी है, लास्ट की 2। ठीक, देखिए क्या है ये। अगर हम बात करें नेम ऑफ पैकिंग और ये टाइप ऑफ पैकिंग, और फिर देखेंगे इस टाइप की पैकिंग में किस टाइप का वॉइड मिलता है, और फिर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इस पैकिंग में, ऑल एटम्स का, ये कह सकते हैं एवरी एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो देखिए पहली स्क्वायर क्लोज पैकिंग एससीपी। स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो है वो किस टाइप की पैकिंग होती है, ए। मतलब पहली बात तो मैं आपको समझा दूं 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग क्या है। जब एक लेयर है उसके ऊपर सेकंड लेयर, फिर थर्ड लेयर, यानी कि लेयर के ऊपर लेयर रखते जाएंगे एटमों की, तो उसे क्या बोलेंगे, थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो इसमें हम 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में हम पहली पैकिंग पढ़ रहे हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है वो किस टाइप की पैकिंग है, ए टाइप की। मतलब क्या है कि इसमें ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है, थर्ड लेयर है, यानी कि हर एक लेयर का नाम क्या दे रहे हैं, ए। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर और थर्ड लेयर या फोर्थ लेयर, कह सकते हैं सभी लेयर के जो एटम है वो एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। ठीक, वो एग्जैक्ट क्या है, एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगी, ए टाइप पैकिंग। ठीक, मतलब क्लियर होगी बात। हर एक लेयर का जो एटम होगा वो फर्स्ट सेकंड थर्ड लेयर के जो एटम है वो एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर आएंगे, इसलिए सभी लेयर का नाम क्या होगा, ए। और इसमें जो इस पैकिंग में जो वॉइड जनरेट होगा वो कैसा होगा, क्यूबिक वॉइड। और इस पैकिंग के हर एक एटम की, ये कह सकते हैं एवरी एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, 6। कैसी, 3 डायमेंशनल। हम जब भी कोई डायमेंशनल की बात नहीं हो रही तो 3 डायमेंशनल क्लोज कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे। चलिए बात करें फिर ट्रायंगुलर क्लोज पैकिंग। ट्रायंगुलर क्लोज पैकिंग में भी क्या होता है, इसमें भी जो टाइप ऑफ पैकिंग है ये भी ए टाइप की पैकिंग है। इसका मतलब क्या है कि इसमें भी क्या होगा कि जितनी भी लेयर हैं हर एक लेयर का एटम एक दूसरे के एग्जैक्ट ऊपर आएगा। तो इसमें ये भी क्या हो जाएगी, हर एक लेयर का नाम एक ही हो जाएगा, ए। ठीक, और इसमें जो वॉइड बनेगा वो कैसा बनेगा, ट्रायंगुलर वॉइड। और इसमें हर एक एटम की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितनी होगी, 8 होगी। अब बात यह है कि ये भी ए टाइप है, ये भी ए टाइप है, तो फिर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है जो बेसिक लेयर है, जो फंडामेंटल लेयर है उस लेयर का डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, इसमें जो बेसिक लेयर है कुछ और है और इसमें जो बेसिक लेयर है वो कुछ और है। ठीक, चलिए दूसरी बात करें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, मतलब एससीपी। ये क्या होगी, ए बी टाइप
पैकिंग होगी। और इसमें जो वॉइड बनेंगे वो टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल, दोनों टाइप के वॉइड जनरेट होते हैं। दो टाइप के वॉइड जनरेट होंगे इसमें, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। और इस टाइप की पैकिंग में हर एक एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? 12। और एक और बात करें, पैकिंग एफिशिएंसी अगर इसमें निकालेंगे तो वो कितनी आती है? जब कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आ रहा है, मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है, तो पैकिंग भी मैक्सिमम आती है इसमें कितनी? 74%, जो एफसीसी में आती थी। और अगर रैंक की बात करेंगे तो इसकी एक यूनिट सेल में रैंक कितनी होगी? 6। कैसे याद रख लेंगे वो मैं अभी कैलकुलेट करके बताऊंगा कैसे आती है 6। देखिए H, इसका मतलब है हेक्सा, इससे आप याद रख सकते हो। H का मतलब हेक्सा और हेक्सा का मतलब 6, तो इसमें जो रैंक आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 6। नेक्स्ट बात करें क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग इसमें क्या होगा? ये किसे बोलते हैं? सीसीपी। इसमें जो टाइप, ये जो किस टाइप की पैकिंग होगी? ए बी सी, ए बी सी, वो होती ए बी ए बी ए बी, ये है ए बी सी ए बी सी। और इसमें जो वॉइड जनरेट होंगे उसमें भी दो टाइप के वॉइड होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। और इसमें भी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है एवरी एटम की कितनी होगी? 12। और इसमें भी जो पैकिंग है वो कितनी आएगी? यहां पे भी पैकिंग कितनी आएगी? 74%। और इसमें भी जो पैकिंग एफिशिएंसी है कितनी आएगी? 74%। और रैंक की बात करें तो जो सीसीपी है वो किसकी तरह काम करता है? बिल्कुल एफसीसी की तरह होता है। अगर आप इसको देखेंगे तो सीसीपी ही एफसीसी है और एफसीसी ही सीसीपी है। तो और एफसीसी की रैंक हमें पता है कितनी होती है? 4। तो दोनों लास्ट की जो पैकिंग है ये आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। इनके देखिए मैंने समझाने की कोशिश करता हूं, अगर आपको समझ में आएगी तो ठीक, नहीं तो आपको रिजल्ट याद रखने हैं इनके। डायरेक्ट एग्जाम में रिजल्ट पूछे जाते हैं। ठीक, थोड़ा सा मैं समझा दूं ये ए बी का मतलब क्या है। इसमें अगर हम बात करें, ये फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर से डिफरेंट है, इसलिए हमने क्या नाम दे दिया इसको? बी। मगर जो थर्ड लेयर है वो फर्स्ट लेयर से क्या कर रही है? मैच। ऐसी सेकेंड लेयर थर्ड लेयर से मैच नहीं करेगी, किससे मैच कर रही है? फोर्थ लेयर से। तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट और सेकेंड लेयर के जो एटम है वो एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर नहीं आएंगे, मगर फर्स्ट और थर्ड लेयर के जो एटम है वो एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर आएंगे। इसमें अगर हम बात करें तो ए बी सी 3 लेयर आ गई, मतलब जो पहली लेयर है उसके जो एटम है वो एग्जैक्ट फोर्थ लेयर के ऊपर आएंगे, यानी कि सेकंड लेयर पे और थर्ड लेयर के एग्जैक्ट ऊपर नहीं आएंगे। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड लेयर के जो एटम है वो एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर नहीं आएंगे, फर्स्ट लेयर और फोर्थ लेयर के एटम एक दूसरे के एग्जैक्ट ऊपर आएंगे। ऐसे सेकंड और फिफ्थ के एक दूसरे के एग्जैक्ट ऊपर आएंगे। ऐसे थर्ड और क्या हो जाएगा? 6 एक दूसरे के एकदम एग्जैक्ट ऊपर आएंगे। क्लियर हो गई बात? चलिए तो आपको इसको ध्यान रखना है कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग किस टाइप की पैकिंग है? ए टाइप पैकिंग। इसमें वॉइड कैसा बनेगा? क्यूबिक वॉइड। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। अगर हम बात करें ट्रायंगुलर क्लोज पैकिंग की तो ये भी ए टाइप की पैकिंग है, और इसमें जो वॉइड आएगा ट्रायंगुलर वॉइड और कोऑर्डिनेशन नंबर होगी 8। ये दो मेन है जो आपको ध्यान रखना है, यहीं से अक्सर प्रॉब्लम पूछी जाती है एग्जाम में। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग। जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है वो ए बी टाइप पैकिंग है, और इसमें भी दोनों टाइप के वॉइड पाए जाते हैं, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। और कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है? 12। और इसमें पैकिंग एफिशिएंसी पाई जाती है 74%। रैंक की बात करें या कह सकते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 1 यूनिट सेल, तो वो कितना होगा? 6। याद रख सकते हैं एच मतलब हेक्सा, हेक्सा मतलब 6। क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग सीसीपी, ये क्या होती है? एफसीसी। और एफसीसी में रैंक कितनी होती है? 4। और पैक कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 12। और पैकिंग कितनी होती है? 74%। और वॉइड दोनों टाइप के पाए जाएंगे, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। अगर हम बात करें किस टाइप की पैकिंग होगी तो ए बी सी टाइप की पैकिंग होती है। इतना आपको याद रखना है। अब मैं इसको एक एक करके थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, बात करें स्क्वायर क्लोज पैकिंग की, तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जो बेसिक लेयर है, बेसिक लेयर किस टाइप की होती है कि उसमें दोनों साइड में रो बनती दिखाई देगी। देखिए यह भी रो बन रही है, हॉरिजॉन्टल भी रो बनती दिखाई देंगी और वर्टिकल भी रो बनती दिखाई देंगी आपको। तो ये इसकी एक बेसिक लेयर है किसमें? स्क्वायर क्लोज पैकिंग में। चलिए, जैसे ये मैंने 3 लेयर यहां पे ले ली हैं, एक लेयर ए, एक लेयर बी, एक लेयर सी, मगर तीनों लेयर को ही नाम क्या दे रहा हूं? ए। इसको भी ए और इसको भी ए। क्यों? क्योंकि जब इस लेयर को इस लेयर के ऊपर रखेंगे तो जरा समझो, ये इस लेयर का जो एटम है वो एग्जैक्ट क्या होगा? इस एटम के सेंटर के ऊपर आएगा। ये जो एटम है ये एग्जैक्ट इसके ऊपर आएगा, और ये जो एटम है ये एग्जैक्ट क्या होगा? इसके ऊपर आएगा। ऐसे ये जो एटम है एग्जैक्ट इसके ऊपर आएगा, ये जो एटम है वो एग्जैक्ट इसके ऊपर आएगा, और ये जो एटम है वो एग्जैक्ट इसके ऊपर आएगा। तो ये तीनों लेयर के एटम एक दूसरे के एग्जैक्ट ऊपर आएंगे।
तो इसलिए इनको तीनों को एक ही नाम दे दिया ए। समझ गया? तो ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग ए टाइप की पैकिंग क्यों होती है, समझ में आ गई बात? क्योंकि तीनों लेयर के एटम एक दूसरे के एग्जैक्ट ऊपर आएंगे। दूसरी बात, कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें कितना है 6। वो कैसे समझो। अगर हम इस स्टार की बात करें, ये स्टार एटम है, इस एटम की अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर, तो ये एक 2 और एक 3 और एक 4, ये 4 एटमों से टच कर रहा है। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम बात करें तो कितनी हो गई यहाँ 4। और जब ये सेकेंड लेयर इसके ऊपर रखी जाएगी, कह लो ये थर्ड लेयर इसके ऊपर रखी जाएगी, तो इस स्टार एटम को ये 6 नंबर का एटम टच करेगा। ऐसे ही एक लेयर इसके नीचे से रखी जाएगी। ये कह सकते हैं कि ये जो स्टार वाला एटम है ये 1 2 3 4 एटम तो ये हो गए, और एक एटम इसके नीचे होगा और एक एटम इसके ऊपर वाली लेयर का इसको टच करेगा। तो इसको कितने एटम टच कर जाएंगे 6। तो 3 डायमेंशनल इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आ जाएगी 6। अगर बात करें 1 डायमेंशनल तो केवल 2, अगर बात करें 2 डायमेंशनल तो केवल 4, और अगर 3 डायमेंशनल की बात करेंगे तो इसको कितने एटम टच कर जाएंगे 6। देखो इसको ये 4 एटम तो ये टच कर गए, और एक एटम इसके ऊपर होगा और एक एटम इसके नीचे होगा जो इसको टच करेगा। क्लियर? तो इस सेकंड लेयर का अगर ये एक एटम लेते हैं तो इसको अपने ही लेयर के 4 एटम टच करेंगे, और एक लेयर फर्स्ट लेयर का टच, एक एटम फर्स्ट लेयर का टच करेगा, और एक लेयर थर्ड, एक एटम थर्ड लेयर का इसको टच करेगा जो इसके एक ऊपर होगा और एक इसके नीचे। क्लियर? चलिए देखो, अगर हम बात करें यही लेयर मैंने वापस दोबारा बनाई है, अगर इनके सेंटर को मैं मीट करूं तो एक स्क्वायर बनता दिखाई देगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब इस लेयर के ऊपर जब ये लेयर रखी जाएगी तो इस एटम के एग्जैक्ट ऊपर ये एटम आएगा, इस एटम के ऊपर एग्जैक्ट ये एटम आएगा, ऐसे इस एटम के ऊपर एग्जैक्ट ये आएगा और इसके ऊपर ये आएगा। ये देखो ये 4 एटम है, तो 4 एटम तो ये हो गए, और 4 एटम ये वाले हो गए, ये एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर आएंगे। तो इनको जब पैक करेंगे तो ये आपको क्या बनता दिखाई दे रहा है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनती दिखाई दे रही। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो एटम है वो ईच कॉर्नर्स पे होते हैं ओनली। और क्या होगा, इन 8 एटम्स, 4 एटम तो ये कॉर्नर्स के ऊपर वाले और 4 नीचे वाले, इन 8 एटम्स के बीच में जो वॉइड बनेगा वो कैसी शेप का होगा, क्यूबिक वॉइड। तो इसलिए इसमें क्या होता है क्यूबिक वॉइड, मतलब जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होती है या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल होती है उसमें जो वॉइड पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, क्यूबिक वॉइड। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आ गई 6, क्योंकि 4 एटम तो ये टच करेंगे, एक टॉप से और एक बॉटम से। क्लियर? देखिए तो ये 4 एटम, तो एक 4 एटमों की लेयर तो नीचे हो गई ब्लू की, और 4 एटमों की लेयर ऊपर एग्जैक्ट इनके ऊपर होगी एक ग्रीन कलर की, और ये आपस में क्या बनाएंगे, एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और उसके अंदर जो वॉइड जनरेट होगा वो कैसा होगा, क्यूबिक वॉइड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट बात करें तो देखिए, तो इसकी जो बेसिक लेयर थी वो हमने अभी देख लिया स्क्वायर में कि क्या करता है, उसमें दोनों साइड में रो बनते दिखाई देंगे और इनका आपस में एटम की पैकिंग करेंगे तो क्या बनता दिखाई देगा आपको, एक स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोल रहे हैं। अब बात करते हैं ट्रायंगुलर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ये तीनों टाइप की जो पैकिंग है इनमें जो फंडामेंटल लेयर होती है यानी कि जो बेसिक लेयर होती है वो सब में क्या होती है, सेम होती है। मतलब ए एटम अरेंज इन वन लेयर कैसे होंगे, एकदम सेम। किस तरह की लेयर होती है, जैसे बात करें ट्रायंगुलर क्लोज पैकिंग की, टीसीपी की, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहली बात तो जो बेसिक लेयर है वो इस टाइप की लेयर है कि जो एक साइड में रो बनती दिखाई देंगी, देखिए लेफ्ट राइट में रो बनती दिखाई दे रही, मगर टॉप टू बॉटम ये रो नहीं बनती दिखाई देंगी। तो इसका ये बेसिक टर्म्स है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आइटम होंगे, मैंने तो कुछ ही आइटम ले लिए। चलिए अब बात करें ये क्या होगा, इसमें भी इसी टाइप की लेयर बार बार क्या होती रहेंगी, रिपीट, और रिपीट होंगी। तो ये कैसे टाइप का है, ए टाइप का है। ए टाइप का क्यों है, क्योंकि इस टाइप की लेयर इसके ऊपर रखी जाएगी और इसके ऊपर रखी जाएगी इनके फर्स्ट लेयर, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, और ये सारी लेयर के एटम एक दूसरे के एग्जैक्ट ऊपर आएंगे, और एग्जैक्ट ऊपर आएंगे तो इसलिए ए टाइप की। देखो अंतर क्या हो गया, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में भी ए टाइप की है और इसमें भी ए टाइप की है, मगर उसकी जो बेसिक लेयर है वो ये है और इसकी जो बेसिक लेयर है ये, बस बेसिक लेयर में अंतर है और कोई अंतर नहीं, ठीक। अब इसमें जो वॉइड बनेगा, देखिए ये 3 एटम है, इन 3 एटमों के बीच में एक ये स्पेस बच रहा है जो मैंने रेड कलर का कर दिया है। ये जो वॉइड है कैसा बन, इसकी जो शेप होगी कैसी आएगी, ट्रायंगुलर शेप। तो जो वॉइड आएगा ट्रायंगुलर वॉइड। अब तुम कहोगे तुम तो साहब एक लेयर में बता रहे हो, अभी 3 लेयर रख के बताओ। तो देखो जब इस लेयर के ऊपर सेकेंड लेयर रखूंगा तो इस एटम एक दूसरे को एकदम एग्जैक्ट ऊपर आएंगे, और एग्जैक्ट ऊपर आएंगे तो ये ट्रायंगुलर वैसा का वैसा ही बना रहेगा। इसकी शेप कब बदलेगी, जब इस ट्रायंगुलर को बंद करता हुआ कोई एटम आए, और बंद करता हुआ तो कोई एटम आएगा नहीं क्योंकि ये क्या है, ए टाइप की क्या है, क्लोज पैकिंग है। तो इसमें एग्जैक्ट एक लेयर का एटम
दो लेयर के एटम एक दूसरे के एग्जैक्ट ऊपर आएंगे तो ये अगर ये ट्रायंगुलर बन रहा है तो ट्रायंगुलर ही रहेगा। तो इसमें जो वॉइड होगा कैसा होगा, ट्रायंगुलर वॉइड। बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें कितना था, 8 क्यूब। इस एटम को, ये जो स्टार एटम है इसको देखो कितने एटम टच कर रहे हैं, 6, 1 2 3 4 5 6 एटम तो इस एक लेयर में टच कर रहे हैं, और एक एटम इसके एग्जैक्ट ऊपर रखा जाएगा सेकंड लेयर का, और ऐसे एक एटम एग्जैक्ट इसके नीचे रखा जाएगा थर्ड लेयर का। तो इसको कितने एटम टच कर जाएंगे, 6 तो ये इसी लेयर में कर गए, और एक ऊपर होगा और एक बॉटम पे होगा, तो कितने एटम टच कर जाएंगे, 8। क्लियर। तो अगर 2 डायमेंशनल इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेगा तो 6, और 3 डायमेंशनल पूछेगा तो कितनी हो गई, 8। 6 तो ये हो गए, और एक टॉप से और एक बॉटम से। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। मतलब ये हेक्सागोनल जो क्लोज पैकिंग है इसका एग्जाम्पल है जैसे Mg या Zn, इनके जो क्रिस्टल होंगे उनमें किस टाइप की पैकिंग होती है, SCP पैकिंग, यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। किस टाइप का हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होगा या CCP होगा, उसका जरा बेसिक बात समझो। ठीक है, ये बाद में देखेंगे, पहले हम जरा बेसिक बात देखते हैं। मैंने आपको बताया कि जो TCP है या SCP है या CCP है, इनमें एक बेसिक लेयर सबकी सेम होगी। ठीक, ये एक बेसिक लेयर हमने ले ली जिसमें केवल एक साइड में रो बनती दिखाई देंगी, दूसरी साइड में रो आपको नहीं बनाएंगी। अब देखिए अगर हम बात करें ये इस एटम को ये 6 एटम टच कर रहे हैं, मगर अगर हम देखें तो ये छोटा छोटा सा स्पेस यहां पे बच रहा है, जिन्हें क्या बोलेंगे, वॉइड। तो कितने वॉइड आपको बनते दिखाई दे रहे हैं, ये 6। देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब क्या करेंगे, इस लेयर के ऊपर एक दूसरी लेयर हम रखेंगे। इस लेयर के ऊपर अगर मैं सेकंड लेयर रखूं तो देखिए कैसे आएगा। पहली लेयर तो ये हो गई ब्लैक वाले जो सर्किल है। अब इस लेयर के ऊपर, फर्स्ट लेयर के ऊपर मैं सेकंड लेयर रख रहा हूं, जो मैं आपको यहां किसके दिखा रहा हूं, एकदम क्या है, ये नारंग यानी कि ऑरेंज कलर की ये लेयर आपको यहां दिखाई दे रही है। अब देखिए इसको हमने, ये सेकंड लेयर के 3 एटम आपको यहां दिखाई दे रहे होंगे जो ऑरेंज कलर के हैं, किसके ऊपर, इस ब्लैक लेयर के ऊपर। अब देखो इस एटम ने क्या करा, इस फर्स्ट पोजीशन को ब्लॉक कर दिया, मगर सेकंड पोजीशन अभी ओपन है। ये थर्ड पोजीशन फिर ब्लॉक हो गई इस वाले एटम से, और फोर्थ पोजीशन अभी भी क्या है, ओपन है, और ये फिफ्थ पोजीशन फिर ब्लॉक हो गई, और सिक्स्थ पोजीशन अभी भी क्या है, ओपन है। तो इसमें बात करें तो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ पोजीशन क्या हो गई हैं, क्लोज्ड हो गई हैं। और अगर 2 4 6 की बात करें तो वो क्या है, अभी ओपन है। ठीक, कब, आफ्टर 2 लेयर अरेंजमेंट। तो 2 लेयर अरेंजमेंट के बाद अगर मैं बात करूं 1 की, 3 की और 5 की, तो ये पोजीशन तो क्या हो गई हैं, क्लोज हो गई हैं। और बात करें किसकी, सेकंड, फोर्थ और सिक्स पोजीशन की या वॉइड की, वो अभी ओपन है। ठीक, अब ये देखिए 3 एटमों के बीच में क्या बन रहा था, ट्रायंगुलर वॉइड। अब एक एटम इसके ऊपर से रख दिया गया, इसके ऊपर से रख के इसको क्लोज कर दिया गया, तो ये क्या बन गया होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक, कैसे बनेगा टेट्राहेड्रल वॉइड्स अभी समझेंगे। दूसरा, अगर ये मैंने क्या है, सेकंड लेयर के अभी 3 एटम मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर मैं देखूं तो ध्यान दीजिए, ये जो एटम है, इस एटम ने इस वॉइड का थोड़ा सा पार्ट ले गया काट के, ये वाला देखो, ये ब्लू अगर मैं कर दूं तो ये थोड़ा सा पार्ट इसको यहां से ले गया है। ऐसे ये एटम क्या करेगा, इस वॉइड का छोटा सा पार्ट ये भी ले गया अपनी तरफ काट के, ये कह सकते हैं थोड़ा सा पार्ट इसने एक्यूपाई कर दिया, थोड़ा सा इसने। और एक अगर इसी लेयर का, सेकंड लेयर का एक एटम और मैं रखूं तो ये एटम भी इसका छोटा सा पार्ट यहां से काट के ले जाएगा, तो ये बीच में जो स्पेस बचेगा इसे बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो 2 टाइप के वॉइड मिलेंगे, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। अभी हमने क्या रखी है, ये 2 लेयर रखी है। अब इसके ऊपर हम क्या रखेंगे, थर्ड लेयर रखेंगे। तो देखिए जरा, पहले कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में और समझ लो। ये एटम क्या कर रहा है, 6 एटम को टच कर रहा है अपनी ही लेयर में। तो ये जो सेंट्रल एटम है, ये अनोदर 6 एटम को क्या कर रहा है, अपनी ही लेयर में टच कर रहा है। तो 6 तो यहां से हो गया। 3 एटम देखो, ये टॉप सेकंड लेयर के इसको रखे टच कर रहे हैं, और 3 ही एटम क्या होंगे जो इसके नीचे रखी जाएगी, इस ब्लैक के नीचे। एक तो टॉप पे हो गई 3, और 3 इसके नीचे आएंगे, तो क्या होगा, टोटल 12 एटम क्या करेंगे, इसको टच। देखिए इस सेंट्रल एटम को 6 तो होगा, ये ब्लैक वाले टच कर रहे हैं, और 3 ये ऊपर से टच करेंगे, और 3 ही क्या है, इसके नीचे से टच करेंगे डाउन से। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 12। ठीक, देखिए तो मैंने आपको बताया एक ये पोजीशन क्लोज हो गई, जहां पे क्लोज हो गई वो तो क्या बन गया, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। जो सेकंड लेयर रखने के बाद जो पोजीशन क्लोज हो गई है, वो वहां क्या जनरेट होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और जो अभी ओपन है वो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जनरेट होगा। जरा समझो, ये देखिए अगर हम बात करें, ये
पहली लेयर थी ब्लैक और इसके ऊपर ये सेकंड लेयर का एटम रखा गया ऑरेंज, और इसने क्या कर दिया, इस वॉइड को एक्यूपाई कर दिया है, ढक दिया है, कह सकते हैं क्लोज कर दिया है। तो यहाँ पे जो शेप बनेगी अब वो टेट्राहेड्रल शेप आएगी। देखो ये 3 एटम थे, इन 3 एटमों का सेंटर हो गया ये ब्लू, ठीक, और एक एटम ये होगा ऊपर, इसका सेंटर हो गया ये। इन चारों सेंटर, इस चारों एटम के सेंटर को जब आप मिलाएंगे, मीट करेंगे, तो क्या बनेगा, ये टेट्राहेड्रल बॉयड्स। सेम कहानी यहाँ, ये पहली लेयर थी ब्लैक, सेकेंड लेयर मैंने क्या रख दिया, ये ऑरेंज, और ये क्या करेंगे, इसके थोड़ा थोड़ा सा पार्ट काट के ले जा रहे हैं, तो ये जो स्पेस बचेगा ये क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स। देखिए 3 एटम तो ये हो गए इनका, देखो ऑरेंज वाले, तो ऑरेंज वाले 3 एटमों का सेंटर, और ये ब्लैक वाले 3 एटमों का सेंटर, और जब इनको आपस में मिलाएंगे, आप मीट करेंगे, तो क्या बनेगा, एक ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स। क्लियर? चलिए अब एक और बात समझो, ये मेरे पास क्या है, पहली लेयर हो गई ब्लैक, एक सेकंड लेयर हो गई ये ऑरेंज। अगर मैं अब थर्ड लेयर का एटम ऐसे रखूं कि वो टेट्राहेड्रल बॉयड्स को एक्यूपाई करे, तो क्या होगा, इसमें जो ये अगर मान लीजिए ऑरेंज को मान लूं फर्स्ट, और इसको मैं क्या मान लूं, ब्लैक वाली को सेकंड, और इसके एक थर्ड लेयर और रखूं मैं, अगर मैं एक थर्ड लेयर और रखूं, तो देखिए एक मैं थर्ड लेयर का एटम रखूं जो इस टेट्राहेड्रल बॉयड्स को बंद करते हुए आएगा, यानी कि क्लोज करते हुए आएगा। ये जो मैं ऑरेंज कलर, ये क्या है, पिंक कलर के रख रहा हूं, तो क्या होगा, ये ऑरेंज कलर का जो एटम है और ये जो पिंक कलर का एटम है, ये एक दूसरे के एग्जैक्ट ऊपर आ जाएंगे। तो अगर मैं इसको कहूं ए लेयर, इस ब्लैक वाले को कहूं बी लेयर, बी क्यों, क्योंकि इसके एटम और ऑरेंज और ब्लैक एक दूसरे के एग्जैक्ट ऊपर नहीं आ रहे। मगर इस ऑरेंज वाले को वापस मैं क्या कह सकता हूं, वापस ए कह सकता हूं, क्योंकि ये क्या हो गया, ऑरेंज वाले के एकदम एग्जैक्ट ऊपर आ गया। तो किस टाइप की लेयर हो गई, ए बी ए। और तो किस टाइप की पैकिंग क्या होती है, हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग। तो अगर आप क्या करेंगे, थर्ड लेयर का एटम, 2 लेयर रखने के बाद थर्ड लेयर का एटम इस तरीके से रखेंगे कि वो टेट्राहेड्रल बॉयड्स को क्लोज करता है, तो उससे क्या बनेगा, HCP बनेगा। ए बी सी क्या होता है, HCP जनरेट हो जाएगी। ठीक, दूसरा, ये पहली लेयर, एक सेकंड लेयर। अगर आप थर्ड लेयर के एटम को ऐसे रखोगे कि वो ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स को एक्यूपाई करे, ये देखिए, ये ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स को एक्यूपाई करे, तो इनमें से तीनों लेयर का कोई भी एटम एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रहा, तो इससे जो पैकिंग बनेगी वो ए बी सी, उसके बाद फिर ए आएगा, ए बी सी। तो इस टाइप की पैकिंग क्या बन जाएगी, CCP, क्यूबिक क्रॉस पैकिंग। तो बस ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्या, देखिए कि आफ्टर 2 लेयर अरेंजमेंट इफ बी क्लोज, अगर हम क्लोज करते हैं किसको, टेट्राहेड्रल बॉयड्स को, तब तो क्या जनरेट होगा, SCP, यानी कि ए बी जनरेट हो जाएगी। और अगर हम क्या करते हैं, थर्ड लेयर का जो एटम है वो ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स को क्लोज करते हुए रखते हैं, तो क्या जनरेट होगा, CCP, क्यूबिक क्रॉस पैकिंग, यानी कि ए बी सी। मतलब 3 लेयर के एटम एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर नहीं आएंगे। जो फर्स्ट लेयर का जो एटम है वो एग्जैक्ट फोर्थ लेयर के एटम के ऊपर आएगा, तो उस केस से क्या जनरेट हो जाएगा, ABC टाइप की क्लोज पैकिंग। और ABC क्लोज पैकिंग को क्या बोलते हैं, CCP, क्यूबिक क्रॉस पैकिंग। क्लियर हो गई बात? तो अगर थर्ड लेयर का एटम आप टेट्राहेड्रल बॉयड्स को क्लोज करते हुए रखोगे तो SCP जनरेट होगी, और अगर ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स को क्लोज करते हुए रखोगे थर्ड लेयर का एटम, तो फिर वो CCP जनरेट करेगा, मतलब ABC। अब बात कर लेते हैं हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग की। हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग, हेक्सागोनल यूनिट सेल में अगर हम बात करें तो देखिए, एक लेयर ये हो गई ए, एक ये लेयर हो गई बी, और फिर इसको वापस ये रिपीट हो गई, तो क्या हो जाएगी, ए लेयर। रिपीट होने से मतलब नहीं, ये मत सोचना कि ये लेयर 7 एटमों की है और ये 3 की, तो इसी टाइप की जैसी लेयर ये है वैसी लेयर ये है वैसी है। मैंने बस इसमें इसके एटम 3 बनाए हैं। 3 एटम क्यों बनाए, क्योंकि इसके 3 एटम ही एक यूनिट सेल के अंदर आएंगे। चलिए तो देखें, सबसे पहले तो हम बात करें इसमें रैंक की, तो रैंक कैसा आएगी, यहां पे अगर हम बात करें, देखो ये अगर हम क्या करें, इसको यहां से सेंटर से पैक करें, तो कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएंगे, ये 6 ट्रायंगल बनेंगे, और 6 के 6 क्या हो जाएंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हर एक ट्रायंगल, अगर ये एंगल कितना हो जाएगा 60, तो ये एंगल भी 60, तो कितना एंगल आएगा 120। एक यूनिट सेल में एक एटम का कितना पार्ट जा रहा है, 120, मतलब 1/3। मगर यहां से ये फेस है, और फेस का कोई भी एटम यूनिट सेल में कितना आता है, हाफ, तो पहले से हाफ तो पहले से ही है ये,
और साथ में इस हाफ का भी कितना जा रहा है 1/3, तो कह सकते हैं इस एक एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 1/12, 1/6, 1/2 तो पहले ही हो गया, 1/2 तो पहले ही हो गया क्योंकि ये फेस पे है, देखो आधा ऊपर आधा नीचे, और इस आधे का भी कितना है 1/3, तो 1/2 इंटू 1/3 कितना हो गया 1/6। तो इन ये जो एटम है कितने 6 एटम, और 6 ही यहां होंगे, तो 12 एटम हो गए जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 1/6। तो 2 एटम तो यहां से आ जाएंगे जुड़ के, देखो 6 ये और 6 ये, तो कितना हो गया 12, तो कितना आएगा ये 12 इंटू 1/6 प्लस 3 एटम ये हो गए कंप्लीट जो अंदर आ जाएंगे, और 2 एटम ये है सेंटर के, तो 2 और इनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/2, 1/2 क्योंकि फेस पर आ रहे हैं, तो 1/2, तो एक एटम यहां से आएगा। तो देखिए इन 6 और इन 6 12 एटम को मिला के 3 तो यहां से आएंगे, और जो 3 यहां कितने 2 तो यहां से आएंगे, 6 और 6 12 को मिला के 2 आएंगे, क्योंकि कंट्रीब्यूशन कितना होगा 12 इंटू 1/6, तो कितना आएंगे 2 एटम, और 3 एटम यहां से कितना हो गया 5, और एक एटम इन दोनों से मिला के आ जाएगा कितना 6, नहीं तो आप याद रखो। चलिए, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल किसमें एचसीपी में कितना होता है 6, याद रख सकते हो। देखिए एचसीपी तो मैंने आपको बताया था, एच का मतलब हेक्सा, और हेक्सा का मतलब है 6। दूसरा, इसका जो बेस एरिया आता है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे हैं 6, तो इसका अगर हम बेस एरिया निकालते हैं तो 6 इंटू इस एक ट्रायंगल का एरिया, और वो ट्रायंगल का एरिया दिया आएगा निकल के, आप बहुत सिंपल सा है, निकाल सकते हैं मैथ में, ठीक है। तो ये एरिया इतना आएगा, और ये जो हाइट होती है, ये हाइट कितनी होगी यहां से लेकर यहां तक की कैपिटल एच, ये कह सकते हैं यहां इस सेंटर से लेके इस सेंटर के बीच की हाइट कितनी है स्मॉल एच, और इसका डबल हो जाएगा कितना कैपिटल एच। तो जो हाइट होगी वो आप डायरेक्ट ध्यान रखिए कितनी होगी 4√2/√3 इंटू आर, आर क्या है एटम की रेडियस। तो वॉल्यूम ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल, पूरी एक यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालेंगे तो वो भी आपको डायरेक्ट याद रखना है कितना 24√2 इंटू आर क्यूब। यहां से आप क्या निकाल सकते हैं पैकिंग, तो वॉल्यूम कैसे निकला होगा बेस एरिया इंटू हाइट से निकला होगा, कितना आया वो ये। चलिए, तो कुछ कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आपको डायरेक्ट याद रखनी है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में इनको नहीं बता रहा हूं। तो देखिए, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन हेक्सागोनल यूनिट सेल मतलब एससीपी, तो कितना है 12, कैसे आया था देखो मैंने आपको बताया था 6 एटम ये और 6 एटम ये, कितना हो गया 12 एटम, और हर एक एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 1/6। कैसे, इसमें अगर देखें तो इस एटम का हाफ पार्ट तो ऊपर वाली सेल में यूनिट सेल में होगा, और हाफ इस वाली यूनिट सेल में होगा, तो हाफ कंट्रीब्यूशन तो यहां पे हो गया, और इस एटम का कितना पार्ट देखिए 120 एंगल मतलब 1/3 पार्ट कहां जा रहा है इसमें, तो 1/2 तो हो गया ऊपर नीचे में, और 1/3 हो गया इस हेक्सागोनल में जाने में, तो टोटल इसका कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 1/6। तो इसमें जो कॉर्नर एटम है उनका कंट्रीब्यूशन 1/6 होता है, और ये कॉर्नर एटम कितने हैं 12, क्योंकि 6 यहां है और 6 यहां देखो, तो 12 इंटू 1/6 प्लस 3 ये एटम पूरे इनसाइड आ गए, तो इनका कंट्रीब्यूशन तो पूरा का पूरा 3 रहेगा, और ये 2 एटम ये है फेस सेंटर वाले, तो 2 एटम ये हो गए, मगर इस एक फेस एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2, तो ऐसे कितने एटम है 2, तो 2 इंटू 1/2, तो 1 यहां से आया, 3 यहां से और 2 यहां से, टोटल रैंक कितनी आ गई 6। ठीक, तो कॉर्नर एटम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट इन 6 स्फीयर या 6 यूनिट सेल। तो अगर हम बात करेंगे एक्चुअल में ये जो कॉर्नर एटम है इसका कंट्रीब्यूशन 1/6 आता है, कह सकते हैं ये जो स्फीयर है कॉर्नर्स का ये इक्वली 6 यूनिट सेल में क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट होता है। पैकिंग एफिशिएंसी आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट, देखिए ये पैकिंग एफिशिएंसी मैंने आपको बताया था, हाइट क्या होगी वॉल्यूम क्या होगा वो डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है, हेक्सागोनल यूनिट सेल का वॉल्यूम और उसकी हाइट, ठीक है। तो पैकिंग फ्रैक्शन आप निकाल लेंगे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम और अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो एटम कितने होंगे इसमें 6, क्योंकि एससीपी में रैंक हो गई 6, और किसी भी एटम का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल किसके लिए हेक्सागोनल के लिए, तो मैंने कहा डायरेक्ट याद रखिए कितना 24√2 इंटू आर क्यूब। यहां से सोल्व करेंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना आता है 0.74 मैक्सिमम, जो किसमें था एफसीसी में। तो यहां पे पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हो जाती है 74, रैंक हो जाती है 6, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाती है 12, सारे वही आंसर हैं जो एफसीसी वाले हैं। और किस टाइप की पैकिंग होती है ये हेक्सागोनल ए बी ए बी ए बी, और किसमें किस टाइप के वर्ड आएंगे टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। लास्ट अगर हम बात करें सीसीपी की, तो सीसीपी में एग्जाम्पल है जैसे सिल्वर है कॉपर है, इनमें किस टाइप की पैकिंग पाई जाती है क्यूबिक क्लॉस पैकिंग।
इस क्यूबिक क्लोज पैकिंग किस टाइप की पैकिंग है? ये ABC टाइप की पैकिंग है। देखिए इसमें अगर हम बात करें तो एक लेयर ये है, एक लेयर ये, एक लेयर ये। हमें देखने में ये लेयर दोनों एक सी लग रही है, मगर दोनों लेयर एक से नहीं है। अगर हम इसका सेंटर मिलाएं तो ये देखो ट्रायंगल बन रहा है, जिसमें इसमें टॉप कहाँ है? अप। और अगर हम इसमें इसका ट्रायंगल बनाएं तो इसका टॉप कहाँ है? डाउन। अगर इन एटम को इस एटम के ऊपर रखें तो देखिए इस एटम के सेंटर तो कहाँ आएंगे? ये। और जो बॉटम वाली लेयर है उसके एटम सेंटर एटम कहाँ है? यहाँ। तो इसको जब मीट करेंगे तो उसके एटम यहाँ आएंगे। तो देखो जो नीचे वाली लेयर है उसके एटमों का सेंटर तो आ रहा है यहाँ, और जो ऊपर वाली लेयर है उसके एटमों का सेंटर आ रहा है ये, और ये एक दूसरे के एग्जैक्ट ऊपर नहीं आ रहे। तो ये सारी लेयर क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। तो तीनों लेयर डिफरेंट होंगी। अगर रिपीट होगा तो ये जो ए लेयर है, अब फोर्थ लेयर जो आएगी वो इसके रिजेंबल करेगी। वो जो फोर्थ लेयर में बना रहा हूं देखो इस टाइप की लेयर आएगी, फिर वो अब इसको क्या करेगी? मैच करेगी। वो अब क्या कहलाएगी? ए। क्लियर? तो इसमें और ध्यान दीजिए ये सीसीपी है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट होती है एफसीसी यूनिट सेल को जनरेट करती है। कह सकते हैं जो सीसीपी है वही एफसीसी है, ये जो एफसीसी है वही क्या है? सीसीपी है। तो एफसीसी के बारे में तो हमें सब कुछ मालूम है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एवरी एटम कितना होता है? 12 एफसीसी में। यहां भी आप निकाल सकते हो। देखो इसमें इस स्टार एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं? 6, तो ये टच कर रहे हैं, और 3 ऊपर से टच करेंगे और 3 नीचे से, कितना हो जाएगा? 12। और ये वैसे भी एफसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? 12। पैकिंग एफिशिएंसी की बात करेंगे एफसीसी में तो कितना होता है? 0.74 या कह सकते हैं 74%। जेड की बात करेंगे रैंक, तो जेड कितनी हो जाएगी एफसीसी में? तो वो कितनी हो जाएगी? 4। किसमें? एफसीसी। और एफसीसी क्यों? क्योंकि एफसीसी ही क्या है? सीसीपी है, या सीसीपी ही क्या है? एफसीसी है। क्लियर? तो बस ये बातें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी कि जो पैकिंग फ्रैक्शन है एससीपी या सीसीपी, एससीपी होती है ए बी टाइप, और सीसीपी होती है ए बी सी टाइप। ये दोनों में क्या होता है? जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो कितना होता है? 0.74 या कह सकते हैं 74%। और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एवरी एटम एससीपी हो या सीसीपी हो, दोनों में क्या होता है? 12। और टेट्राहेड्रल अगर हम बात करें, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स क्या होते हैं? दोनों में प्रेजेंट होते हैं। तो दोनों में किस टाइप के बॉयड पाए जाएंगे? टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। अगर हम बात करें रैंक की, तो एससीपी की रैंक होती आती है एच मतलब हेक्सा यानी कि 6, और सीसीपी मतलब एफसीसी, और एफसीसी की रैंक होती है कितनी? 4। मतलब एक यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम है उसमें होंगे 6, और उसमें कितने होंगे? 4। ये बात आप डायरेक्ट इसे ध्यान रख सकते हैं। और एक बात समझिए, देखिए अगर हम बात करें टेट्राहेड्रल बॉयड्स किसमें? एफसीसी में। तो एफसीसी में जो टेट्राहेड्रल बॉयड्स होता है वो कहां पाया जाता है? अगर हम बात करें तो एक बॉडी डायगोनल पे, हर एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल बॉयड्स पाए जाते हैं। तो टेट्राहेड्रल बॉयड्स प्रेजेंट, ये अगर मैं बात करूं पूरा कंप्लीट यहां से बॉडी डायगोनल देखूं, तो इस बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल बॉयड्स पाए जाएंगे। एक तो कॉर्नर एटम से 1/4 डिस्टेंस पे इधर, और एक इस वाले कॉर्नर एटम से 1/4 डिस्टेंस पे इधर। तो एक बॉडी डायगोनल पे कितने कॉर्नर एटम होंगे? कितने टेट्राहेड्रल बॉयड्स होंगे? 2। और कितने रिपीट्स? 1 मिनट, सॉरी। ये देखिए अगर हम बात करें टेट्राहेड्रल बॉयड्स की पोजीशन किसमें? एफसीसी में। तो एफसीसी में जो टेट्राहेड्रल बॉयड्स होते हैं वो क्या होंगे? 8 होंगे। कैसे होंगे? एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल बॉयड्स होते हैं। ये पूरा एक बॉडी डायगोनल होगा, इस बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल बॉयड्स होंगे। एक तो इस कॉर्नर एटम से 1/4 डिस्टेंस पे इधर, और एक इस कॉर्नर एटम से 1/4 डिस्टेंस पे इधर। तो एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल बॉयड्स होंगे, और वो पूरे रूम के एकदम इनसाइड होंगे। तो अगर हम बात करें किसी भी क्यूब में, तो किसी भी क्यूब में कितने बॉडी डायगोनल होंगे? 4, और एक बॉडी डायगोनल पे कितने टेट्राहेड्रल बॉयड्स हैं? 2। तो टोटल टेट्राहेड्रल बॉयड्स एफसीसी के अंदर कितने आ जाएंगे? 8 आ जाएंगे, क्योंकि 4 है बॉडी डायगोनल, और एक बॉडी डायगोनल पे कितने टेट्राहेड्रल बॉयड्स हैं? 2। तो टोटल बॉयड्स टेट्राहेड्रल बॉयड्स कितने हो जाएंगे? 8। तो टेट्राहेड्रल बॉयड्स प्रेजेंट एट 1/4 ऑफ द बॉडी डायगोनल। तो बॉडी डायगोनल ये है, बॉडी डायगोनल के कॉर्नर एटम से कितना डिस्टेंस दूरी पे? 1/4 डिस्टेंस दूरी पे क्या होगा? एक टेट्राहेड्रल बॉयड्स पाया जाएगा। किस पे? बॉडी डायगोनल पे। कितनी डिस्टेंस दूरी पे? 1/4 डिस्टेंस पे। किससे? बॉडी डायगोनल से। पूरा बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होती है? a√3। तो इसका बाई 4 करूंगा तो कितना हो जाएगा? a√3। a√3/4 डिस्टेंस पे क्या होगा? इस कॉर्नर एटम से a√3/4 डिस्टेंस दूरी पे एक टेट्राहेड्रल बॉयड्स पाया जाएगा। ये जो टेट्राहेड्रल बॉयड से कितने एटमों से मिलकर बनता है? 4 एटमों से। 4 एटमों के बीच का जो एक बॉयड होता है, जो स्पेस होता है, वैकेंट स्पेस, फ्री स्पेस, उसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल बॉयड्स।
वो 4 एटम होंगे कौन से? तो देखिए ये जो वॉइड बनेगा इसमें एक तो कॉर्नर एटम होगा और इस कॉर्नर एटम से कितनी फेस अटैच होंगी? 3 फेस अटैच होंगी। देखो एक तो ये लेफ्ट वाली, एक ये बैक वाली और एक ये छत हो गई टॉप। तो तीनों फेस के जो फेस सेंटर एटम है, 3 तो फेस सेंटर एटम और एक कॉर्नर एटम मिलके क्या करेंगे? ये चारों एटम एक टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स बनाएंगे। तो ध्यान देना जो टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स है वो 4 एटमों से मिलकर बनेगा और उन 4 एटमों में एक कॉर्नर एटम होगा और 3 क्या होंगे? फेस सेंटर्ड एटम होंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। चलिए, तो ईच बॉडी डायगोनल कंटेन 2 टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स। तो टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ, अगर हम बात करें इफ टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स, तो वो कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक बॉडी डायगोनल, देखिए अगर हम बात करें ये बॉडी डायगोनल है, इस बॉडी डायगोनल पे कितने टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स होंगे? 2, एक ये और एक ये। ऐसे एक बॉडी डायगोनल ये है तो इस पे भी कितने टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स होंगे? 2। तो हर एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स होंगे। तो इसलिए टोटल टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स एफसीसी में कितने हो जाएंगे? 8। अगर मैं बात करूं एफसीसी में यूनिट सेल की, तो टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स इन एफसीसी, तो वो कितने हो गए? एक बॉडी डायगोनल पे कितने हैं? 2 और बॉडी डायगोनल कितने होते हैं? 4। तो टोटल टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स कितने हो गए? 8। अब ये जो 8 टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स आए हैं एफसीसी की, अगर मैं यूनिट सेल देखूं तो वो कितनी होती है? 4। तो कह सकते हैं डबल आ रहे हैं। तो किसी भी अगर जो टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स होते हैं वो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम के डबल होते हैं, तो किसी भी यूनिट सेल में अगर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने हैं? Z, तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स क्या होंगे? उसके डबल होंगे, Z × 2। देखो कैसे? क्योंकि एफसीसी की खुद की रैंक कितनी होती है? 4 और एफसीसी में टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स कितने आ रहे हैं? 8। तो ये जस्ट रैंक के डबल आ रहे हैं। तो किसी भी यूनिट सेल के अंदर जो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स होंगे वो क्या होंगे? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम के जस्ट डबल होंगे। क्लियर? अब बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल की। तो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स की अगर हम बात करें किसमें? एफसीसी में। तो एफसीसी में जो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स होगा वो कहां होगा? हर एक एस सेंटर्ड पे, हर एक एस सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड। तो देखिए एज कितनी होंगी? 12। 4 एज तो हो गई अप, 4 एज हो गई डाउन और 4 एज होंगी आपस में इनको मीट करने वाली। तो क्या हो गया? तो जो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स है एफसीसी के अंदर वो क्या होगा? ईच एस सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड। तो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स प्रेजेंट एट ईच एस सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर। अगर हम बात करें टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स इन एफसीसी, तो देखिए 12 तो होगा एस सेंटर्ड पे और एज का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/4 और एक क्या हो गया? बॉडी सेंटर्ड। तो टोटल मिलाएंगे तो कितने आ रहे हैं? 4। और एफसीसी के अंदर रैंक भी कितनी होती है? 4 और 4 ही क्या आ रहे हैं? ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स। तो किस एफसीसी के अंदर या किसी भी क्रिस्टल के अंदर जो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स होते हैं वो जस्ट इक्वल होते हैं रैंक के इक्वल, और टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स क्या होते हैं? रैंक से जस्ट डबल। अब एक इंपॉर्टेंट यह बात बन सकती है कि जो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स होगा ये किन किन एटम से मिलकर बनेगा? ये तो आपको पता है कि जो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स है वो 6 एटमों के बीच का जो स्पेस है उसे बोलते हैं। ठीक, तो वो 6 एटम कौन से होंगे? तो जो एज वाला एटम है, तो देखिए एज वाले एटम को तो क्या करेंगे? अगर हम बात करेंगे तो 4 तो क्या करेंगे? फेस सेंटर्ड एटम और 2 क्या होंगे? कॉर्नर एटम। जैसे हम इसकी बात करें तो इसको क्या होंगे? 2 तो ये कॉर्नर एटम टच करेंगे, यानी कि 2 तो कॉर्नर एटम और 4 क्या होंगे? फेस सेंटर एटम। कौन कौन से फेस सेंटर एटम होंगे? देखिए इस कॉर्नर्स को, एक तो इस फेस ये फ्रंट का और एक छत का, ऐसे क्या होगा? एक ये लेफ्ट और एक क्या होगी इधर राइट। तो इसमें क्या होंगे? ध्यान रखेंगे आप जो एज पे बनेगा, तो देखो ये जो एज सेंटर्ड पे ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स बना है इसको 6 एटम, कौन कौन से 6 एटम है जो इसको टच करेंगे? तो वो समझिए 2 तो होगा ये कॉर्नर एटम लेफ्ट और राइट, एक देखिए ये छत का जो फेस सेंटर एटम है ये इसको टच करेगा, तो ऐसे जब ये इधर करेगा लेफ्ट तो ऐसे ही एक राइट करेगा, इधर वाली छत तो इधर वाली छत। ऐसे अगर हम बात करें तो एक ये जो फ्रंट फेस है ये इसका सेंटर एटम, तो ऐसे क्या होगा? इसकी टॉप वाली का। तो ध्यान दीजिए एक 2 तो कॉर्नर एटम हो गए, एक ये वाली फेस तो एक इसके सामने वाली, एक बॉटम वाली तो एक टॉप वाली। तो अगर जो एज सेंटर्ड पे ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स बनेगा वो ध्यान रखिए वो 6 एटम कौन कौन से होंगे? 2 तो कॉर्नर्स होंगे और 4 क्या होंगे? फेस सेंटर्ड एटम होंगे। और जो बॉडी सेंटर पे बनेगा, बॉडी सेंटर को ये
बॉडी सेंटर जो बनेगा, बॉडी सेंटर पे जो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स बनेगा वो क्या होंगे, 6 के 6। क्यूब में जो 6 फेस होती हैं, लेफ्ट राइट टॉप डाउन और फ्रंट बैक, इन 6 के 6 फेस सेंटर एटम के फेस सेंटर एटम क्या करेंगे, इसको टच करेंगे, या कह सकते हैं ये जो 6 फेस सेंटर एटम है इनके बीच का जो स्पेस है वही क्या कहलाएगा, सेंट्रल का ऑक्टाहेड्रल बॉइड। तो ध्यान देना है कि जो ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स है वो कहां कहां मिल रहे हैं। ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स मिल रहे हैं एक तो एज सेंटर्ड पे और एक बॉडी सेंटर्ड पे। एज सेंटर्ड वाला जो है, एज सेंटर्ड वाला कितने 6 एटम से मिलकर बनेगा ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स, और वो कौन सा होगा जो एज सेंटर्ड पे बन रहा है, वो 2 कॉर्नर एटम और 4 फेस सेंटर एटम से मिलकर बना होता है। अगर बात करें बॉडी सेंटर्ड पे जो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स बनेगा वो 6 की 6 जो फेस होती हैं किसी भी यूनिट सेल में या क्यूबिक यूनिट सेल में, उन 6 के 6 फेस सेंटर एटम से मिलकर बनता है। बात करें टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स की, तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स क्या है, हर एक बॉडी डायगोनल पे 2 होते हैं। तो टोटल अगर हम बात करेंगे एफसीसी में तो कितने हो जाएंगे, 4। तो जो टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स हैं वो क्या होते हैं, जस्ट डबल होते हैं किसके, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम के। मगर ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड जस्ट इक्वल होते हैं किसके, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम के। और जो टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स है वो 4 एटमों से मिलकर बनता है। वो 4 एटम कौन से होते हैं, एक कॉर्नर एटम होता है और एक 3 क्या होते हैं, फेस सेंटर्ड एटम। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें इफेक्टिव नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स एंड ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स इन एससीपी एंड सीसीपी, सीसीपी मतलब एफसीसी। तो देखिए एससीपी की जो रैंक है वो कितनी होती है, 6, और सीसीपी या कह सकते हैं एफसीसी की यूनिट सेल में जो रैंक होती है वो कितनी होती है, 4। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स, जो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स हैं किसी भी क्रिस्टल के अंदर वो इक्वल होते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। तो जितने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम होंगे उतने ही क्या होंगे, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स। और जो टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स हैं वो क्या होते हैं, जस्ट डबल होते हैं किसके, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम के। ये ऐसे कह सकते हैं कि जो टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स हैं किसी भी क्रिस्टल में वो जस्ट डबल होते हैं किसके, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स इन ए यूनिट सेल। तो अगर हम यहां देखें तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स इन एफसीसी, तो एफसीसी की रैंक होती है 4 और ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स किसके इक्वल होते हैं, रैंक के इक्वल। तो एफसीसी में कितने ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स होंगे, 4। अगर बात करें टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स कितने होंगे एफसीसी में, तो रैंक के जस्ट डबल हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 8। यही अगर हम कंडीशन की बात करें किसमें, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की जो यूनिट सेल है वो कितनी होती है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 6। तो जितने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम होंगे उतने ही क्या होंगे, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स। तो कितने हो जाएंगे, 6। और टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम के जस्ट डबल हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे जी, 12। क्लियर। ये सारी पोजीशन मैं आपको बता चुका हूं फिर, ठीक है। ये सब पता ही है आपको कि एज का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/4। बॉडी सेंटर्ड का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1। जो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स हैं वो कहाँ बनते हैं, हर एक एज सेंटर्ड पे बनते हैं और एक बॉडी सेंटर्ड पे बनता है। तो एज सेंटर्ड कितनी हो गई, 12, कंट्रीब्यूशन हो गया 1/4। तो 3 तो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स कहाँ से निकल जाएंगे, एज सेंटर्ड से और एक बॉडी सेंटर्ड से। तो इसलिए एफसीसी में टोटल ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स कितने आते हैं, 4 आते हैं, ठीक। तो एट सेंटर ऑफ एज, और दूसरा ये क्या हो गया, एट बॉडी सेंटर या कह सकते हैं सेंटर ऑफ क्यूब। और ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ एवरी एज एंड सेंटर ऑफ बॉडी। इफेक्टिव नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स अगर हम बात करें एफसीसी में तो कितने हो गए थे, वो 4 हो गए थे। मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था कैसे। 12 तो है एज सेंटर्ड पे, हर एक एज सेंटर्ड का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/4, और एक कहाँ होगा, बॉडी सेंटर्ड पे। तो इनको सोल्व करेंगे कितना आएगा, 4। चलिए ठीक है, यही। नेक्स्ट एक लेक्चर और बचेगा, 4th लेक्चर में क्या हो जाएगी, ये कंप्लीट हो जाएगी आपकी सॉलिड स्टेट। चलिए थैंक यू।